दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ईएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। इसमें हम महाद्वीप और प्रमुख देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं महाद्वीप और प्रमुख देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न है कि किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है आपके एयरी, प्राट, हेफोर्ड और बेवी। तो इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर है दोस्तों परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले प्राट हैं। ऑप्शन ए आपका सही है, केवल बी। देखिए दोस्तों प्राट ने परिवर्तित घनत्व स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था और प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए स्थिर हैं क्योंकि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बना होता है या बराबर होता है। प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई और घनत्व का उल्टा अनुपात होता है और ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व वाला होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणी बल संचलन है? देखिए महाद्वीप निर्माणकारी बल, आकस्मिक बल, हिमधाव या एविलांस या फिर पर्वत निर्माणकारी बल, इनमें से आपको बताना है कि कौन से पटल विरूपणी बल या संचलन है। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल, ये पटल विरूपणी बल संचलन है। ए और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल ये पटल विरूपणी बल या संचलन है। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियों को शामिल किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये भू संतुलन के बारे में ये कथन है कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है। एयरी का कथन है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भू संतुलन के संदर्भ में एयरी ने कहा है कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है। इसका मतलब ये है कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है, लेकिन उसके विभिन्न भागों की गहराई में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में विस्तृत है? तो ये है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश और प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के आधार पर पृथ्वी के चारों गोलार्धों जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया गया है। सभी महाद्वीपों में केवल अफ्रीका से विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। तो इस आधार पर अफ्रीका को कहा जा सकता है कि ये चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि अस्थाई हिम क्षेत्र नहीं है, कौन सा? देखिए अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर अस्थाई हिम क्षेत्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अस्थाई हिम क्षेत्र न मिलने का कारण इस महाद्वीप के अक्षांशीय विस्तार का कम होना और यहाँ अधिक ऊंचे पर्वतों का अभाव होना है। अगला प्रश्न है विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, जबकि महासागरीय खंड की औसत गहराई 3800 मीटर है। पृथ्वी पर स्थल मंडल का निम्नतम बिंदु डेथ सी यानी मृत सागर है, जिसकी गहराई समुद्र तल से 427 मीटर है, जबकि उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल कितनी मुख्य प्लेटों में विभक्त है? 8, 7, 6 या 5?
तो सही उत्तर है दोस्तों स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल की पुस्तक में 6 प्रमुख और 20 लघु प्लेट मानी गई हैं, जबकि एनसीईआरटी की पुस्तक में मुख्य प्लेटों की संख्या 7 दी गई है। देखिए, लघु प्लेट बड़ी प्लेट से स्वतंत्र होकर गतिशील हो सकती है और प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखी और विवर्तनिक घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? देखिए, इसमें प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो सही उत्तर है प्रशांत प्लेट दोस्तों, ये बड़ी प्लेट का उदाहरण है, जबकि कोकोस, नजका, अरेबियन, फिलीपींस, कैरोलिन और फ्यूजी प्लेट ये छोटी प्लेटों के अंतर्गत आते हैं। प्रशांत उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी, यूरेशियाई आदि प्लेटों को बृहद प्लेट में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया है? तो देखिए, जेटी विल्सन, डीपी मैकेंजी और आरएल पार्कर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों ने। देखिए दोस्तों, अगर जो हम विस्तार से जानें तो 1963 में जेटी विल्सन ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए एक अवधारणा विकसित की। उन्होंने सुझाव दिया कि हवाई और अन्य ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला का निर्माण मेंटल में स्थित हॉट स्पॉट का प्लेटों के संचलन के कारण हुआ है। और 1967 में डीपी मैकेंजी और आरएल पार्कर का एक लेख नेचर जनरल में द नॉर्थ पैसिफिक एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक्स ऑन ए स्फीयर इस नाम से प्रकाशित किया गया, और इसी के अंतर्गत उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। इसके अतिरिक्त डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने भी स्वतंत्र रूप से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो विल्सन, मैकेंजी और पार्कर, इन तीनों ने ही प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? ऑप्शन है पूरा चुंबकत्व, सागर नितल प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन और ध्रुवों का घूर्णन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आधार नहीं है, जबकि पूरा चुंबकत्व, सागर नितल का प्रसरण और ध्रुवों के घूर्णन द्वारा प्लेटों के संचलन की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में किसका संबंध प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से नहीं है? देखिए, प्रत्यावर्तन, चुंबकीय विसंगति, सागर नितल प्रसरण और उत्प्लावकता का बल। तो सही उत्तर उत्प्लावकता का बल दोस्तों, इसका संबंध प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं है। देखिए, उत्प्लावकता का बल का संबंध वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से है, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों का विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर गुरुत्व बल और उत्प्लावकता बल के कारण हुआ है, और अन्य सभी विकल्पों का संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, इस प्रक्रिया को अवनयन कहा जाता है या सबडक्शन। देखिए, एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है तो उस प्रक्रिया को अवनयन या सबडक्शन कहते हैं। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है उसे सबडक्शन जोन यानी प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है। और एक प्रश्न और देखिए, तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है तो वह अभिसरण सीमा कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट सीमा स्थित है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य में हिमालय पर्वत के निम्नलिखित में से महाद्वीपीय अभिसरण सीमा जो है स्थित है। भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में महाद्वीपीय अभिसरण सीमा है। इन प्लेटों के सामने आमने सामने खिसकने के कारण भारतीय प्लेट का यूरोपीय प्लेट के नीचे छेपड़ होने लगा। इससे उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण टेथीज भूसन्नति के अवसाद के वलन के कारण हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राच्य जीवन का ऊषा काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर है
प्रोटेरोजोइक कल्प को? देखिए, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्राच्य जीवन का उषा काल प्रोटेरोजोइक कल्प को कहा जाता है और प्रोटेरोजोइक कल्प प्राचीन जीवन का, मेसियोजोइक कल्प का और मध्य जीवन तथा सेनोजोइक कल्प आधुनिक जीवन का प्रारंभ काल है। देखिए दोस्तों, प्रोटेरोजोइक कल्प प्राचीन जीवन का, मैसियोजोइक कल्प मध्य जीवन का और सेनोजोइक कल्प आधुनिक जीवन का प्रारंभ काल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, अंतःसागरीय कटकों का निर्माण या सागर नितल का प्रसरण। तो सही उत्तर है दोस्तों अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण। ये अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं बल्कि अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है। अपसारी प्लेट सीमा में दो प्लेटें विपरीत दिशा में अपसरित होती हैं और ये प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है। अपसारी किनारों को रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है क्योंकि इनके सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन है आर्थर होम्स, टूजो विल्सन, ली पिचोन या हैरी हेस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टूजो विल्सन। दोस्तों, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था, याद रखिएगा। ये कनाडा के भूविज्ञानी थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संबंध में अपना योगदान दिया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत या लिथोस्फीयर का निर्माण अनेक छोटी और बड़ी प्लेटों से हुआ है और प्लेट टेक्टोनिक शब्द का पहली बार प्रयोग मॉर्गन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप जानते हैं टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। अगला है कि प्लेट नामावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप जानते हैं टूजो विल्सन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है और इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं? पहला है कि महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। दूसरा है कि दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज। तीसरा है पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन और चौथा सागरी तल के प्रसार का प्रभाव। तो इसमें दोस्तों ये सभी कथन 1, 2, 3, 4 ये सभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो पुष्टि है वो महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, जिसको जिग सैफिट और दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता खोज और इसके अलावा पूरा चुंबकत्व संबंधी नवीन अध्ययन, सागरी तल के प्रसार के प्रमाण, प्लेसर निक्षेपों की प्राप्ति और महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता और जीवाश्मों का वितरण, ये सभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और भूशास्त्रवेत्ता थे अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वेगनर ने वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता प्रदर्शित की, जिसे उन्होंने साम्य स्थापना या जिगसॉ फिट कहा था। दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर ने बृहद महाद्वीप को पैंजिया और बृहद महासागर को पैंथालसा कहा। इनके द्वारा पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बना। वेगनर के अनुसार बृहद महाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में टूटने और संचलन के कारण महाद्वीपों और महासागरों के अभिनव स्वरूप का विकास हुआ और वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने और संचलन का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल था। तो याद रखिएगा, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। यही प्रश्न बार बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने। पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है पोलर फ्लीइंग बल।
वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल। इसी से जो महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया हुई थी। अगला प्रश्न है, जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया जाता है? तो जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को ज्वारीय परिकल्पना कहा जाता है। दोस्तों, जीन्स द्वारा प्रतिपादित और जेफरीज द्वारा संशोधित किए गए सिद्धांत को टाइडल हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? तो आप जानते हैं वो महासागर पैंथालसा था और जो महाद्वीप था वो पैंजिया था। महाद्वीपीय धारा सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक ही महाद्वीप और एक महासागर था। इस महासागर का नाम पैंथालसा और महाद्वीप का नाम पैंजिया था। अगला प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? तो उत्तर है दोस्तों टेथिस सागर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी टेथिस सागर जो है वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार, देखिए जो हमारा गोंडवाना लैंड और लारेशिया का क्षेत्र था उसके बीच टेथिस सागर था। और देखिए दोस्तों टेथिस सागर का जो है ये रूप था, इसको टेथिस का खुलना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय बल या सागर नितल प्रसरण? तो सही उत्तर है दोस्तों तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है। तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता। वहीं पर पूरा चुंबकत्व, ज्वारीय बल, सागर नितल प्रसरण के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि होती है। और इसके अतिरिक्त महाद्वीपीय साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों में आयु में समानता, टिलाइट प्लेसर निक्षेप और जीवाश्मों के वितरण का महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग यानी द ग्रेट आइस एज कहलाता है? तो याद रखिएगा प्लीस्टोसीन। दोस्तों प्लीस्टोसीन ये महान हिमकाल का युग द ग्रेट आइस एज कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? देखिए चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत या भूसन्नति सिद्धांत? तो दोस्तों भूसन्नति सिद्धांत ये आपका महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। और देखिए आप इसके अगर जो विस्तार से देखिए तो भूसन्नति सिद्धांत ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है, न कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से। देखिए लॉर्ड केल्विन का मत, लैपवर्थ लव चतुष्फलक परिकल्पना, महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्राप्त है। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ है, एक तो महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और दूसरा सागर तली के प्रसार की संकल्पना। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में कौन आर्कटिक महासागर में अवस्थित है? बेफिन, हिस्पानियोला, जावा और क्यूबा? तो सही उत्तर है बेफिन। दोस्तों बेफिन द्वीप का उत्तरी भाग आर्कटिक महासागर को स्पर्श करता है। इस आधार पर बेफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में माना जा सकता है। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच डेविस जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। जबकि हिस्पानियोला और क्यूबा द्वीप अटलांटिक महासागर में और जावा हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है? देखिए रेकजाविक, ओस्लो, हेलसिंकी और हेग? तो सही उत्तर है रेकजाविक। दोस्तों रेकजाविक जो है ये आइसलैंड की राजधानी है, 64.08 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ओस्लो 59.54 उत्तरी अक्षांश पर और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी 60.10 उत्तरी अक्षांश पर। हेग नीदरलैंड का ये 52.04 उत्तरी अक्षांश पर। तो दोस्तों इस तरह देखिए आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है।
अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का लघुतम देश कौन सा है? ग्रेनाडा, वेटिकन सिटी, माल्टा और मोनाको। तो सही उत्तर है वेटिकन सिटी। ये विश्व का लघुतम देश है जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है? यूक्रेन, दागिस्तान, माल्डोवा या बेलारूस। तो सही उत्तर है दागिस्तान। दागिस्तान गणतंत्र स्वतंत्र रूस का वर्तमान में भाग है जो देश के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। बाकी तीनों जो यूक्रेन और माल्डोवा और बेलारूस ये स्वतंत्र यूरोपीय देश हैं। इनकी राजधानियां यूक्रेन की कीव है, माल्डोवा की चिसिनाउ है और बेलारूस की मिन्स्क है। अगला प्रश्न है रूसी फेडरेशन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यह G8 में शामिल है, ये सही नहीं है। यह केंद्रीय नियोजित अर्थतंत्र है, सही है। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार विश्व में अप्रतिम है और यहाँ प्रचुर वन संसाधन है। तो दोस्तों सभी विकल्प सही हैं, लेकिन विकल्प ए को इस आधार पर गलत माना जा सकता है क्योंकि रूस 1997 में G7 का सदस्य बना। इसके बाद इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान संदर्भ में भी रूस G8 से बाहर हो चुका है और ये संस्था पुनः G7 के रूप में आ चुकी है। तो इसमें रूस के अलावा सभी सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? इंडोनेशिया, रूस, जापान और फिलीपींस। तो सही उत्तर है इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया की तट रेखा सबसे लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा आप जान लीजिए कनाडा की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया या मलय परिमंडल। तो सही उत्तर मलय परिमंडल दोस्तों पैसिफिक सांस्कृतिक परिमंडल में शामिल नहीं है। मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल में नहीं है। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया देश प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल में है। मलय परिमंडल में मलाया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस क्षेत्र जो है मलय परिमंडल क्षेत्र में शामिल हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि अफ्रीका को प्रायः अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता रहा है। कारण है कि अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखी वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अफ्रीका को आप जानते हैं अंध महाद्वीप कहा जाता था क्योंकि यहाँ की कठिन धरातली संरचना, घने वन और हिंसक पशु, असभ्य आदिवासियों के कारण बहुत कम खोजी व्यक्ति अफ्रीका से लौट पाते थे। इसलिए अफ्रीका के विषय के बारे में जानकारी का अभाव था और भूमध्य रेखी वन यहाँ पर सघन मात्रा में है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन सूर्य के प्रकाश के धरातल तक नहीं पहुँच पाने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता था, ये कारण नहीं है। दोस्तों अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहां से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है और हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों अगर जो जनघनत्व की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात जो है 2017 के आंकड़े पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ईरान का जनघनत्व 2017 में 50, 2020 में 52 है। इराक का 87 था 2017 में और 2020 में 93 है। संयुक्त अरब अमीरात का 134 था जो 2020 में 139 है। सीरिया 93 था, अब 95 हुआ है जनघनत्व। तो संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों दक्षिण पश्चिम एशिया का सर्वाधिक घना बना बसा देश है इन विकल्पों के आधार पर। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 विशाल नगर, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से नगर, तो लैटिन अमेरिका क्षेत्र में बोगोटा, लीमा
और ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो ब्राज़ील हैं। अगर मैक्सिको सिटी को उत्तरी अमेरिका का भाग भी माने तो वर्तमान के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दक्षिण अमेरिका होगा। देखिए, एशिया में 10 मिलियन जनसंख्या वाले नगर 20 हैं, उत्तरी अमेरिका में 2, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 6, अफ्रीका में 3, यूरोप में 2 और ओशिनिया में 1 भी नहीं है। तो इस तरह से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 विशाल नगर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रूस के संदर्भ में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कृषि और पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति, तो ये 1921, ये सही नहीं है। भूमि का सामाजिकरण 1917, सामूहिक कृषि प्रणाली का प्रारंभ 1930 और निजी खेती की समाप्ति 1940, ये 3 आपके BCD सही हैं, ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश समूह एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एशियन टाइगर्स के नाम से दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग विख्यात हैं। देखिए, एशियन टाइगर शब्द का प्रयोग उन एशियाई देशों के लिए किया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः मुक्त और अत्यधिक विकसित है। इसके अंतर्गत हांगकांग जो चीन का भाग है, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और ताइवान को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर दोस्तों निम्नलिखित देशों के उत्तर से दक्षिण के अवस्थिति को दर्शाइए। पराग्वे, तंजानिया, न्यूजीलैंड और जापान। तो सबसे उत्तर में है आपका उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में जापान, उसके बाद उसके दक्षिण में तंजानिया, उसके बाद पराग्वे और सबसे दक्षिण में न्यूजीलैंड। और देखिए, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, एक जानकारी के लिए बता दें कि पराग्वे से आपकी मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है? तो ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत समेत अनेक देशों की 75,000 मील की यात्रा की। इसे अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग कौन सा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसने वेनिस यानी इटली से अपनी यात्रा प्रारंभ की। फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, संभवतः कश्मीर, चीन का सिल्क मार्ग होते हुए वियतनाम, मलय प्रायद्वीप, निकोबार द्वीप, श्रीलंका और हारमुज होते हुए पुनः यूरोप तक की यात्रा की। उसने तत्कालीन रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए अपनी यात्रा की थी। अपनी यात्रा वृत्तांत में भी उसने रूस के बारे में वर्णन किया है। वह पहला यात्री था जिसने समस्त एशिया के पश्चिम से पूर्व की ओर का मार्ग खींचा था। इस तरह से विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पॉलिनेशिया में नहीं शामिल किया जाता है किसको? हवाई, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यू गिनी और न्यू कैलिडोनिया, इनको पॉलिनेशिया में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 पॉलिनेशिया में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए, पॉलिनेशिया में जो शामिल हैं वो कुक द्वीप और न्यूजीलैंड, सामोआ, टोंगा, तुवालू, ईस्टर द्वीप, हवाई द्वीप, ये सभी द्वीप जो हैं ये पॉलिनेशिया में शामिल हैं। न्यू गिनी और न्यू कैलिडोनिया को मेलेनेशिया में शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पॉलिनेशिया में कुक द्वीप, न्यूजीलैंड, सामोआ, टोंगा, तुवालू, ईस्टर द्वीप और हवाई द्वीप शामिल हैं। अगला प्रश्न है, रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो उत्तर है जिम्बाब्वे। दोस्तों, प्राचीन रोडेशिया को 2 भागों में विभाजित कर 2 देश बने। उत्तरी रोडेशिया को जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया को जिम्बाब्वे कहा गया, जबकि जायरे को वर्तमान में DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और टंगानिका को तंजानिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड लॉक्ड यानी भू आबद्ध है? बुल्गारिया, जॉर्जिया, हंगरी और रोमानिया। तो सही उत्तर है हंगरी। देखिए दोस्तों, हंगरी जो है ये स्थलरुद्ध देश है, मध्य यूरोप का देश है। ये चारों तरफ देशों से घिरा है। इसके उत्तर में स्लोवाकिया, पश्चिम में ऑस्ट्रिया, पूर्व में यूक्रेन और रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया स्थित हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप देख सकते हैं
देखिए यहाँ पर डबलिन आयरलैंड, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, यांगून म्यांमार की, ओटावा कनाडा की और खार्तूम इथोपिया की। तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, खार्तूम सूडान की राजधानी है और 6 नवंबर से 2005 तक म्यांमार की राजधानी यांगून थी, लेकिन इसके बाद अब न्यालीता है। तो अब ये बदल गया, म्यांमार की राजधानी भी बदल गई, लेकिन जब ये देखिए खार्तूम जो है ये इथोपिया की राजधानी नहीं है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, खार्तूम ये दोस्तों सूडान की राजधानी है। तो अगर जो थोड़े से पुराने डेटा पे जाएं तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं होगा, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। लेकिन अब जान लीजिए म्यांमार की राजधानी यंगून या रंगून नहीं, अब ये न्यालीता, न्यालीता ये म्यांमार की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? देखिए चेकोस्लोवाकिया, प्राग सही है, डेनमार्क कोपेनहेगन सही सुमेलित है, इथोपिया की सूबा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, उत्तर कोरिया प्योंगयांग ये सही सुमेलित है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, सूबा जो है फिजी की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्वेडेगॉन पैगोडा जो कि ग्रेट डैगॉन पैगोडा और गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों यंगून म्यांमार में। देखिए स्वेडेगॉन पैगोडा जिसे ग्रेट डैगॉन पैगोडा और गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यंगून म्यांमार में है और ये 2600 वर्ष से अधिक पुराना, लगभग 99 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार या गेटवे ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों सिंगापुर को पूर्व का द्वार कहा जाता है। ये मलय प्रायद्वीप से जोहोर जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है और एक पुल द्वारा मलय प्रायद्वीप से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संक्रमण अंतरतंत्र वाला है? पोलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको और नाइजीरिया। तो सही उत्तर है मैक्सिको। मैक्सिको ट्रांजिशनल जो इकोनॉमी वाला देश है क्योंकि इसके उत्तरी छोर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के कारण इसका लगभग आधा भाग औद्योगिक प्रधान है। साथ ही इस भाग में खनिजों का भंडार भी है, जबकि इसका दक्षिणी भाग जो उष्णकटिबंध में पड़ता है, ग्वाटेमाला, बेलीज आदि देशों के किनारे है जो अल्प विकसित हैं। ब्राज़ील और नाइजीरिया विकासशील और पोलैंड विकसित अर्थतंत्र वाला है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश ने दलदली भूमि और तटवर्ती निम्न भूमि को भरकर भूमि का विस्तार किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए नीदरलैंड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीदरलैंड जो है इसने क्या किया है कि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि नीदरलैंड ने इजसेलमीर अंतर्देशीय खाड़ी को भरकर भूमि का विस्तार किया है और इस खाड़ी में इजसेल नदी गिरती है। तो ये देश है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों लोथियन ग्रीन। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत को लोथियन ग्रीन ने 1875 में प्रस्तुत किया था। ग्रीन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यामितीय तथ्यों के आधार पर किया और ये परिकल्पना कुछ अवगुणों और अशुद्धियों को छोड़कर अधिकांश रूप में सागरों और स्थलीय भागों के वर्तमान वितरण और उनकी उत्पत्ति के विषय में सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित मानचित्र में प्रशांत महासागरीय संस्कृति परिमंडलों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है। तो इसमें आप इसका सही कूट का चयन करिए। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें आपको कौन सा सही उत्तर है ये आप बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप सही उत्तर देख सकते हैं, एक जो क्षेत्र है वो पॉलिनेशियाई है और 2 माइक्रोनेशियाई, 3 मेलिनेशियाई और 4 ऑस्ट्रेलियाई। तो यहाँ पर चौथा ऑस्ट्रेलियाई है, आप देख सकते हैं। पहला क्या है? पहला ये आपका पॉलिनेशियाई है, दूसरा माइक्रोनेशिया है और तीसरा क्षेत्र आपका दोस्तों मेलेनेशिया है और चौथा ऑस्ट्रेलियाई। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? अवतलन, उत्थान, भूस्खलन और निमज्जन। तो उत्तर है दोस्तों भूस्खलन एक महादेशी संचलन नहीं है। उत्थान और निर्गमन ऊपरीमुखी महादेशी संचलन है, जबकि अवतलन और निमज्जन अधोमुखी महादेशीय संचलन है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं है? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण या पटल विरूपण। तो याद रखिएगा पटल विरूपण ये बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं है, ये अंतर्जात बल से उत्पन्न होता है। पटल विरूपणी प्रक्रम के अंतर्गत महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल आते हैं। अपक्षय और अपर्दन बहिर्जात बल के द्वारा उत्पन्न प्रक्रम हैं। अगला प्रश्न है क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? देखिए प्रॉट, एयरी, हैफोर्ड, बोबी या जोली। तो सही उत्तर है प्रॉट। देखिए क्षतिपूर्ति तल संकल्पना भू संतुलन सिद्धांत से संबंधित है। इसका प्रतिपादन प्राट ने किया था। पहाड़, मैदान, पठार और इनके घनत्व का वर्णन करते हुए प्राट ने कहा कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। उनके अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है और नीचे समान घनत्व पाया जाता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, लेकिन एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व बदल जाता है। प्राट ने अपने प्रमुख मत यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है? आपको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो समुद्र तल का उत्थान और धसाव है ये सुस्थैतिक संचलन का परिणाम है। वहीं पर स्थल भाग का उत्थान, विभिन्न स्वरूपों का निर्माण और नदी धाराओं का निर्माण आइसोस्टैटिक परिवर्तन का परिणाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है और जातीय दृष्टि से चीन से संबंधित है? मध्य एशिया, पोलिनेशिया, मंगोलिया या दक्षिण पूर्व एशिया। तो उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया सांस्कृतिक दृष्टि से भारत से समरूप बनाता है। म्यांमार सहित अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशिया के देश मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं। वे बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। इस दृष्टि से भारत में भी मंगोलायड प्रजाति जो कि पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं और बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। चीन में जातीय दृष्टि से मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं। अगला प्रश्न है उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का प्रकार है ज्यामितीय, आरोपित, पर्वतीय या नदी। किस प्रकार का सीमा है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में? तो सही उत्तर है दोस्तों ए और बी यानी ज्यामितीय और आरोपित। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के आत्मसमर्पण के बाद कोरिया प्रायद्वीप पर यूएसए और सोवियत रूस ने 38वीं समांतर रेखा के माध्यम से कोरिया का लगभग मध्य से विभाजन किया और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के विभाजन के बाद यह रेखा दोनों देशों के मध्य की सीमा बन गई। तो इस तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य ज्यामितीय एवं आरोपित सीमा है। अगला प्रश्न है बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश कौन सा है? देखिए नाइजीरिया, साइप्रस, वेनेजुएला या बेल्जियम। तो सही उत्तर है बहुभाषावाद से न्यूनतम प्रभावित वेनेजुएला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दोस्तों देखिए निर्जातीय राष्ट्र, आप देख सकते हैं निर्जातीय राष्ट्र राज्य का स्वीकार्य उदाहरण नहीं है। आइसलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क और पोलैंड। तो सही उत्तर ब्रिटेन है। दोस्तों ब्रिटेन निर्जातीय राष्ट्र राज्य का स्वीकार्य उदाहरण नहीं है। डेनमार्क डेनिश, पोलैंड पोलिश, आइसलैंड में आइसलैंडर्स ये निर्जातीय समूह के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया गया है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रव्रजकों के लिए नवीनतम औद्योगिक गंतव्य प्रदेश कौन सा है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान। ये भारत से प्रव्रजक जो हैं ये इनके लिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान में सर्वाधिक संभाव्यता है और वहाँ जा रहे हैं ये लोग। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। सूची 1 में प्राणी भौगोलिक प्रदेश और दूसरे में प्रदेशों का मिलान करना है। पूरा आर्कटिक प्रदेश ये यूरोप और उत्तरी एशिया का प्रदेश है। नूतन आर्कटिक प्रदेश ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का है। प्राच्य देश जिसको कहा जाता है ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रदेश है और नवायन वृत्तीय प्रदेश ये दक्षिणी अमेरिका का है। तो सही सुमेलन
3 4 1 2 देखते हैं। 3 4 1 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। संघीय व्यवस्था के प्रकार और देशों का बेमेल युग्म कौन सा है? पारस्परिक हित मैक्सिको, समझौता नाइजीरिया, केंद्रीकृत चीन, आरोपित पाकिस्तान। तो सही उत्तर है पारस्परिक हित मैक्सिको के जो है संघीय व्यवस्था का प्रकार नहीं है। अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, एंटोनियो पेलेग्रिनी, अब्राहम आर्टेलियस और एडमंड हैस। तो उत्तर है दोस्तों अब्राहम आर्टेलियस, ऑप्शन सी। इन्होंने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की। वे एक डच भूगोलवेत्ता और मानचित्रकार थे। उन्होंने थ्रेट्रम आर्बिटस टेट्रम नामक आधुनिक एटलस का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब और स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा। तो सही सुमेलन 3 4 2 और 1 मिलाते हैं। 3 4 2 1 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है? तो ये है अबू धाबी। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी है और ये यूएई के 84% क्षेत्रफल पर है। इसमें 200 द्वीप हैं। यूएई में 7 स्वतंत्र शहर हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अल कईवेन, फुजिराह और अजमान तथा रास अल खैमा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का इस सेट का आखिरी प्रश्न है। देखिए, महाद्वीपों के प्राचीन नाम और उनके महाद्वीपों के आधुनिक नामों से मिलान करना है। कुश, तो दोस्तों कुश द्वीप ये फारस और अफगानिस्तान ये संबंधित है। और देखिए पुष्कर, तो पुष्कर क्रौंच द्वीप आप देख सकते हैं पश्चिमी यूरोप से रिलेटेड है। पुष्कर द्वीप ये किससे? तो पुष्कर द्वीप आइसलैंड से संबंधित है और शक द्वीप ये आपका ब्रिटिश द्वीप समूह से संबंधित है। तो 2 1 4 और 3 सही सुमेलन हो जाएगा। 2 1 4 3 उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन ए है। और थोड़ा सा इसको विस्तार से देखिए तो एम बिलफोर्ड द्वारा दोस्तों जो प्रतिपादन किया गया था एम बिलफोर्ड का, उसमें प्राचीन महाद्वीप और उनके आधुनिक नाम की स्थिति, जम्बू मुख्य भारत, कुश ईरान, फारस और अफगानिस्तान, प्लक्ष एशिया माइनर, क्रौंच यूरोप का पश्चिमी प्रदेश, शक ब्रिटिश द्वीप समूह, पुष्कर आइसलैंड और सालमाली में मध्य दक्षिणी यूरोप शामिल हैं। तो ये देखिए ये महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि ये द्वीपों के प्राचीन नाम और उनकी संभावित स्थिति और मुख्य नामों को यहाँ आधुनिक नामों को दर्शाया गया है। तो ये था आज का वीडियो, विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ के साथ साथ सामान्य अध्ययन के विश्व कोश भूगोल खंड के लिए भी इसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो सामान्य अध्ययन के लिए भी उपयोगी हैं। तो आप इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।